Okay, we are starting the new topic here. Here we will talk about the return to scale. हमने रिटर्न टू स्केल में ज़्यादा डिटेल्स नहीं पढ़ी, हमने बस वहाँ पे पढ़ा कि प्रॉपर्टीज़ क्या हैं आइसोकॉन्ट्स की और मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन. बट जैसे हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ा था, वैसे ही सिमिलरली इन दी लॉन्ग रन वी हैव द रिटर्न टू स्केल. और यहाँ पे भी हमारी 3 स्टेजेस होती हैं, लाइक वी हैव 3 स्टेजेस इन दी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. तो जब हम शॉर्ट रन की बात कर रहे होते हैं तो शॉर्ट रन में हमारा क्या आता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. जब हम लॉन्ग रन की बात कर रहे होते हैं वहाँ पे रिटर्न टू स्केल होता है. और दोनों में ही सेम, मतलब दोनों में ही 3 स्टेजेस होती है. वी हैव 3 स्टेजेस इन दी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड वी हैव 3 स्टेजेस इन दी लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल. बट जो मेजर डिफरेंस होता है वो यही होता है कि हम ये मान के चलते हैं शॉर्ट रन में लेबर चेंज हो सकती है, कैपिटल फिक्स रहेगी. और लॉन्ग रन में हम बोलते हैं फैक्टर्स जो हैं, वेरिएबल हैं, उन्हें आप चेंज कर सकते हो. और द अदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जो रेशियो है लेबर और कैपिटल के बीच में वो चेंज हो सकता है शॉर्ट रन में, बट वो रेशियो लॉन्ग रन में चेंज नहीं होगा. रेशियो मीन्स कि मैं एक कैपिटल यूज़ कर रही हूँ 15 लेबर, एक कैपिटल 20 लेबर, एक कैपिटल और 24 लेबर यूज़ कर रही हूँ, तो उनका रेशियो हर बार चेंज हो गया अगर मैं चेंज कर रही हूँ इफ़ आई वॉन्ट टू इंक्रीज द लेवल ऑफ प्रोडक्शन. बट इन द लॉन्ग रन इफ़ आई वॉन्ट टू इंक्रीज द लेवल ऑफ प्रोडक्शन आई हैव टू चेंज बोथ द वेरिएबल और उनका रेशियो मुझे फिक्स रखना पड़ेगा. मुझे रेशियो क्या रखना पड़ेगा, फिक्स. की अगर मैं एक लेबर और एक कैपिटल यूज़ कर रही हूँ और मैं प्रोडक्शन बढ़ाना चाहती हूँ तो मुझे सेम रेशियो में ही बढ़ाना पड़ेगा, मैं उस रेशियो को चेंज नहीं करूँगी. ठीक है. और इसकी भी कुछ अजम्पशन होती है, ये भी यही मान के चलता है कि मेरे पास 2 ही फैक्टर हैं और इनकी रेशियो क्या होगी, फिक्स होगी. टेक्नोलॉजी क्या होगी, सेम होगी. और जो मैं आउटपुट दे रहा हूँ, मतलब जो प्रोड्यूसर आउटपुट देगा वो यूनिट्स में देगा. अब यहाँ पे भी हमारी 3 स्टेजेस होती हैं. स्टेज मीन्स केस 1, केस 2 और केस 3. जब आपको रिटर्न टू स्केल की बात कर रहे हो तो इन 1 केस यू मे गेट द इंक्रीजिंग रिटर्न, इन अदर केस यू मे गेट द कॉन्स्टेंट एंड द थर्ड वन इज डिक्रीजिंग रिटर्न्स. अब इंक्रीजिंग, कॉन्स्टेंट और डिक्रीजिंग का मतलब क्या है. इंक्रीजिंग का मतलब है कि पहले मैं एक लेबर और एक कैपिटल यूज़ कर रही थी, एक कैपिटल और एक लेबर यूज़ कर रही थी, तब मेरा प्रोडक्शन था 20 यूनिट्स. अब मैंने अपना इनपुट क्या कर दिया, डबल कर दिया. इनपुट डबल कर दिया, लेबर भी डबल कर दी और कैपिटल भी डबल कर दी. तो जब मैंने इनपुट डबल किया है तो मेरा आउटपुट डबल होना चाहिए था. आउटपुट कितना होना चाहिए था, मिनिमम 40. But here I am saying the output is 50, means I am getting increasing return. जितना मैंने इनपुट इंक्रीज किया है उससे ज़्यादा मुझे आउटपुट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो मेरी सिचुएशन हो जाएगी इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल की. देन सेकेंड सिचुएशन इज कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल. वो ये बोलता है कि मैंने एक कैपिटल और एक लेबर यूज़ करी, इन दोनों को यूज़ करने पे मुझे 20 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा था. अब मैंने दोनों का जो इनपुट है वो बढ़ा दिया, लेबर भी डबल कर दी और कैपिटल भी डबल कर दी. तो दोनों को डबल किया तो मेरा आउटपुट कितना होना चाहिए था, 40, और मेरे को मिला भी 40. तो मतलब मुझे कांस्टेंट रिटर्न मिल रहे हैं, कोई इंक्रीजिंग रिटर्न्स नहीं मिल रहे. देन दी थर्ड सिचुएशन इज डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल. यहाँ पे मैं बोलती हूँ कि पहले मैं 1 कैपिटल और 1 लेबर यूज़ कर रही थी, तो मैं कितना प्रोडक्शन कर रही थी, 20 यूनिट्स का. अब मैंने कैपिटल भी डबल कर दी और लेबर भी डबल कर दी, तो मेरा प्रोडक्शन भी क्या होना चाहिए था, डबल होना चाहिए था. बट मेरा प्रोडक्शन हो गया 18. तो दिस मीन्स कि मेरे को डिक्रीजिंग रिटर्न्स मिल रहे हैं. जितना एक्सपेक्टेड था उससे भी कम मैं क्या कर रही हूँ, प्रोडक्शन कर रही हूँ, तो डिक्रीजिंग रिटर्न्स हैं. अब इन सारे ही केसेस के क्या होते हैं, रीजंस होते हैं कि आपको इंक्रीजिंग रिटर्न्स क्यों मिलते हैं, कांस्टेंट रिटर्न्स क्यों मिलते हैं और डिक्रीजिंग रिटर्न्स क्यों मिलते हैं, वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू.